हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th में चैप्टर 9 फिजिक्स का फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। हमें याद ये रखना है एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करते समय कि क्वेश्चन सॉल्व करना सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन को समझना पहला पार्ट है। अगर हम क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम सॉल्व उसको आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले क्वेश्चन को भी समझते चलेंगे और उसके साथ ही साथ हम आंसर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अगर हम इसको पढ़ें, दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्शनल अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. तो सबसे पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मतलब कि नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस करे। मतलब कि नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स मतलब कि कोई भी बाहरी फोर्स ना लग रहा हो, कोई भी उस पर फोर्स ना लग रहा हो, एंड फिर भी ये किसी नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। यहाँ नॉन जीरो मतलब कि जीरो भर नहीं होना चाहिए, कोई वेलोसिटी से। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी ये कंटिन्यू मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से। नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब कि किसी वेलोसिटी से। तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब फोर्स ही नहीं लग रहा तो कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? अब हाँ तो कंडीशन बतानी है कैसे, और नहीं तो रीजन बताना है कैसे। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। तो सबसे पहली बात, हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जाता है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी, पहले तो बात करने कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। अगर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से है, मतलब कि इसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, u इक्वल टू v, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर दोनों ही वैल्यू सेम है तो v और u सेम है तो v माइनस वी आएगा, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। दैट मीन्स जीरो एक्सेलरेशन। अब हम जानते हैं f इक्वल टू क्या होता है, ma, और अगर a जीरो है तो फोर्स भी क्या हो गया? जीरो। दैट मीन्स ये तो पूरा पॉसिबिलिटी साफ साफ समझ में आ रही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उस केस में ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। मतलब कि फोर्स नहीं भी लग रहा है, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। दैट मीन्स हमने वही देखा कि विल कंटिन्यू इट इन स्टेट ऑफ मोशन एज लॉन्ग एज। अब ये कब तक मूव करेगा? जब तक कि इस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। जैसे कि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, अगर ये कार जा रही है, मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड से जा रही है बिना किसी पावर के, मतलब कि अभी मैंने इसको फ्यूल नहीं दिया है, बस ये जा रही है, ऐसी नॉर्मली जा रही है, धीरे धीरे लुढ़क रही है, जा रही है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है फ्री में चली जाए? यस, अगर कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो, दैट मीन कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो, कोई और एयर रेजिस्टेंस फोर्स ना हो, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे ही यहाँ फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से स्लो होती जाएगी, क्योंकि यहाँ अनबैलेंस फोर्स लग जाएगा। सो द आंसर इज यस इट इज पॉसिबल, एंड यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ दैट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। तो मतलब कि ये कहना ये चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि जब भी किसी कारपेट, किसी कंबल को, चादर को, किसी भी कपड़े को किसी लकड़ी से हम पीटते हैं, ठक ठक करते हैं, इस तरीके से पीटते हैं, तो उससे धूल के कण बाहर निकलते हैं। तो हमें बताना है क्यों। तो ये तो सबने किया होगा घर पर, जब भी कुछ किसी को धूल निकालने तो ऐसे 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 ठोक देते हैं उसको, तो डस्ट निकल आती है। यही हमें बताना है क्यों। तो अगर ये 1 मार्क का आंसर आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो हमें इसको सीधा लिखना है, इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हम जानते हैं इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया टेंडेंसी टू अपोज द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अगर यहां हम रेस्ट की बात कर रहे हैं तो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, इट वांट टू बी इन रिमेन इन रेस्ट। ओके, तो देखते हैं, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, द स्टिक एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द कारपेट। मतलब जैसे ही हम कारपेट को स्टिक्स लगाएंगे तो स्टिक के द्वारा कारपेट पर एक फोर्स जाएगा, विच सेट्स इन मोशन,
जिससे क्या होगा, जो ब्लैंकेट है या कारपेट है वो भी क्या हो जाएगा, स्टिक के कारण मोशन में आ जाएगा। बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट डस्ट पार्टिकल्स रिमेन्स देयर। बट कारपेट तो नीचे चला गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहीं रहूंगा, जहां था वहीं रहूंगा, और वहीं रहते हैं। और फॉरवर्ड मोशन ऑफ कारपेट एक्सर्ट अ बैकवर्ड फोर्स ऑन अ डस्ट पार्टिकल, मतलब कि अब कारपेट नीचे जा रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, तो उसका अपोजिट फोर्स क्या लगेगा, डस्ट पार्टिकल पर एक फोर्स लग जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, डस्ट बाहर आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ड ऑन अ रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। मतलब कि अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई एक व्हीकल है, इस व्हीकल पर कोई लगेज रखना है, तो उसको नॉर्मली क्यों नहीं रख सकते, इसको मैं टाई ही क्यों करना पड़ता है। तो इसके 3 केस बन सकते हैं कि अगर हम इसको एक केस ना मान के 3 केस माने, मान लो जैसे कि अभी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अचानक से मैंने चलना चालू किया, अचानक से चलूंगा, क्या हो जाएगा, एकदम से ये जो लगेज है वो पीछे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब कि सबसे पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसका ओवरऑल आंसर क्या है, तो इसमें क्या लगते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी लगता है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी लगता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगता है। कब कब देखते हैं, व्हेन लगेज इज प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ बस इज इन रेस्ट, मतलब कि अभी बस भी रेस्ट में है और लगेज भी रेस्ट में है। एज बस स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेज विल फॉल बैकवर्ड। अब जैसे ही बस ने चलना चालू किया, बस तो यहां से निकल जाएगी, लेकिन ये जो लगेज है ही वांट टू बी कैप्ट इन दैट हियर देयर ओनली, और बस चली जाएगी वहां और लगेज यहीं रह जाएगा। दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कि लगेज कहाँ गिरा, आगे या पीछे, पीछे, बैकवर्ड, मतलब कि लगेज हमारा पीछे गिर गया, किसके कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। फिर व्हेन एनी टर्न विल कम then due to inertia of direction luggage will move in opposite direction। अब देखते हैं, अगर लगेज यहाँ रखा हुआ है और जैसे ही हम इसको इस साइड टर्न करेंगे, अगर हम इस साइड टर्न करेंगे तो लगेज तो सीधा कहाँ जाना चाह रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में, यहीं जाना चाह रहा है इधर, और गाड़ी चली गई इधर, बस चली गई इधर, तो ये कहाँ गिर जाएगा, इधर। मतलब कि हम बात करें कि अगर टर्न ले रहा है लेफ्ट साइड तो लगेज विल बी इन राइट साइड, टर्न विल बी राइट साइड तो लगेज विल बी इन लेफ्ट साइड। तो ये किसके कारण हुआ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण हुआ। फिर लास्ट केस, व्हेन बस अप्लाइड ब्रेक सडनली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन लगेज विल फॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब अगर एक बस कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो लगेज भी क्या है, उसके पास भी क्या है, उसको आगे जाना है। अचानक से अगर ये ब्रेक लगेगा तो बस तो रुक जाएगी, लेकिन ये लगेज है, लगेज कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, और कहाँ गिर जाएगा, फॉरवर्ड बाइक। मतलब कि अगर हम शॉर्ट में बोलें तो जब बस स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट होती है अचानक से, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट बैकवर्ड, डायरेक्शन चेंज होती है तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अपोजिट साइड, और जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इट विल फॉल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज। मतलब एक क्रिकेटर ने शॉट मारा और बॉल जा रही है, कोई फील्डर है ही नहीं, ये समझ के चलिए कोई फील्डर नहीं है, तो क्या बॉल बाउंड्री तक जाएगी, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि इन्होंने शॉट मारा, कोई फील्डर उसको पकड़ भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी बॉल कुछ देर जाने के बाद रुक गई, तो ऐसा क्यों। तो ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, क्योंकि जो ग्राउंड है वो बॉल का अपोज कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि क्या कर रहा है, बॉल को रोक रहा है। अदरवाइज बॉल तो जितनी स्पीड से जा रही थी तो उतनी स्पीड से जाती रहती, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये हमेशा जाती ही रहती जब तक इसका रोड एंड ना हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 ना, यहां से हमारे न्यूमेरिकल्स चालू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 ton.
फिर से अब क्वेश्चन को ही समझ लें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास एक हिली एरिया है और ट्रक स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट। हमने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है न्यूमेरिकल में, जब भी बात करते हैं फ्रॉम रेस्ट दैट मीन्स हमें क्या दिया होता है इनडायरेक्टली, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कि वो नीचे आ रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा है। अगर ये ट्रक कितना डिस्टेंस कवर करता है 400 मीटर, मतलब 400 मीटर इसने पहाड़ी पर या जो हिली एरिया है उधर से उसने डाउन आया कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। मतलब हमें डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो हमें बताना है फोर्स कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन चालू हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, वहाँ हमारे पास मेन फॉर्मूला जो है वो है हमारा F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स अकेला पूछा है तो भी हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया है, और अगर एक्सेलरेशन पूछा है तो साफ दिख ही रहा है कि पूछा है। जैसे इस क्वेश्चन में दोनों पूछे, अगर नहीं भी पूछा होता तो भी हमें एक्सेलरेशन निकालना ही होता। ठीक है, अब यहाँ मास भी दिया है, मास कितना दिया, 7 टन। अब हमारी जो SI यूनिट होती है वो कितनी होती है, kg, लेकिन कई अदर यूनिट भी होती है, क्विंटल, टन, तौला, सेर एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। तो 1 टन इक्वल टू कितना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 टन इक्वल टू 1000 kg। तो 7 टन मास कितना हो गया, 7000 kg। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो अगर हम यहाँ देखें हमारे पास U है, S है, T है और हमें A फाइंड करना है, तो न्यूटन्स की 3 इक्वेशन में से हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं जिनमें ये चारों वर्ड आते हों। तो V = U + AT अगर लगाते तो उसमें V नहीं है तो नहीं लगा सकते। फिर हमने देखा S = UT + ½ AT², यस ये लगा सकते हैं, तो हमने लगाया S = UT + ½ AT²। S कितना दिया था, 400 मीटर, U हमारे पास है 0, तो 0 × टाइम इज इक्वल टू 0 + ½ एज इट इज। A की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है और T की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर दिया। अब जैसे 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 / 2 = 200 इंटू A, तो 200A। तो हमारे पास टोटल आंसर आ गया 200A = 400। तो A = 400 / 2 = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो है ट्रक का वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन फोर्स F = ma, दैट मीन्स 7000, 7 टन है तो 7 का हमने 7000 कन्वर्ट किया और इंटू 2, तो कितना आ गया 14,000 न्यूटन। तो दैट मीन्स सो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द फोर्स इज 14,000 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meters second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and ice? फिर से क्वेश्चन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ देखें तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक पत्थर है जिसका मास कितना दिया है, 1 kg। ठीक है, मास दिया है 1 kg। अब इसको हमने क्या किया, एक वेलोसिटी से थ्रो किया। कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 20 मीटर पर सेकेंड। कहाँ फेंक किया हमने इसको, एक फ्रोजन सरफेस पर फेंका, मतलब एक लेक है, एक झील है जिस पर आइस जमी हुई है, ठीक है, बर्फ की सिल्ली टाइप की जमी हुई है, उस पर फेंका। तो ये जब गया तो उस पर जाने के बाद धीरे 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 क्या आ गया, कम्स टू रेस्ट आ गया। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, कितनी डिस्टेंस, 50 मीटर, दैट मीन्स S = 50 मीटर। और ये पत्थर रेस्ट में आ गया, मतलब कि रुक गया है। रुक गया है मतलब कि क्या, 0 हो गया हमारे पास। अगेन फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। तो M पता चल गया, U पता चल गया, V पता चल गया और S पता चल गया। अब हमें बताना क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। अगेन मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जब भी फोर्स की बात की जाए तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इनडायरेक्टली उन्होंने हमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन भी पूछा है। तो सबसे पहले हम देखें, U है, V है, S है, A निकालना है। तो क्या हम पहली इक्वेशन लगा सकते हैं, V = U + AT? नहीं, क्योंकि T नहीं है इधर। फिर हमने देखा S = UT + ½ AT², तो फिर से वो T नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें U, V, S और A आए, न्यूटन थर्ड इक्वेशन। दैट इज हमारे पास न्यूटन थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2AS = V² - U²। तो A = कितना आ जाएगा, 2 भी इधर आ गया, S भी इधर आ गया, V² - U² / 2S। V की वैल्यू हमें दी है 0, U की वैल्यू दी है 20, तो 0 का स्क्वायर - 20 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और S की वैल्यू हमें पता है 50 मीटर दी हुई है। तो हमने यहाँ किया तो 0 ही आएगा, 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ आ जाएगा 100। अब 100 से 400 गया तो एक्सेलरेशन माइनस आया, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जब भी आएगा, कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा।
क्योंकि उसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी नेगेटिव होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ आंसर कितना आया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो F इक्वल टू होता क्या है, ma। m की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई थी 1 kg, तो हमने 1 kg रख दी। a की वैल्यू हमने अभी निकाल ली, तो -4। तो टोटल फोर्स कितना आया, फ्रिक्शनल फोर्स -4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा आया है वो हो गया -4 न्यूटन।